भैया निकलो मत, बैठ जाओ प्लीज। चुप के निकलो भैया, कहाँ ले जा रहे हो? अमित लगाना माइक। इसमें क्या वजन बढ़ गया, क्या बात? बता दिया चलो भाई, निकलो भाई। ए, और आगे लाओ। पानी तो है इसके अंदर ही। एक मिनट भाई, इधर आप सबकी अनुमति हो तो शुरू करा जाए जी। दो विभाग हैं, आयुष मंत्रालय और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन। दोनों पे अलग अलग करना है कि एक साथ बात करना है? जी, सब लोग अपना परिचय एक बार बता दीजिए। आप शुरू करो। मैं दिनेश तिवारी, असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मुख्यालय पर तैनात हूँ। मैं A.K. जैन, ड्रग लाइसेंसिंग एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश। नमस्कार सभी को, मैं प्रोफेसर रेशम सिंह, डायरेक्टर आयुर्वेद, उत्तर प्रदेश सेवाएं, लखनऊ। मैं सुखलाल भारती हूँ, विशेष सचिव आयुष। डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु हूँ, आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य। नमस्कार, मैं अनीता सिंह, प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन। नमस्कार, मैं रेणु तिवारी, विशेष सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि। नमस्कार, हरिशंकर सिंह, उपायुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन। आयुष के लिए 100 दिनों का जो हमारा लक्ष्य था, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने अपने जो पुराने हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सालय थे होम्योपैथ के, उन सबको आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर के रूप में तब्दील किया।
उनकी इमारतों को, उनके अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर को सबको बदल के नए तरीके से उसको शुरू किया। तो ऐसे 500 जो हमारे वेलनेस सेंटर तैयार थे, उसके लिए हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के आयुर्वेद से जुड़े लोगों के साथ एक टाई अप किया कि हमारे इस वेलनेस सेंटर का, उससे जो पोषित आबादी है उसके ऊपर उसका असर क्या है। वो लोग समाज के बीच में, लोगों के बीच में जाकर जन जागरण भी कर रहे हैं, लोगों को प्राकृतिक तरीके से इलाज के बारे में, अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और एक फार्म भी उनसे भरवाया जा रहा है कि उनके ऊपर असर क्या आया है इन चीज़ों का हमारे। तो इम्पैक्ट स्टडी आप कह के, तो ऐसे हमारा पहली चीज़ जो थी इस 100 दिन के अंदर वो थी। दूसरा, हमने, क्योंकि हमारे पास आयुष का कोई विश्वविद्यालय नहीं था, हमारे जितने भी 105 कॉलेजेस हैं होम्योपैथ, आयुर्वेद और यूनानी विधा के मिला के, उन सबको, जिसमें कि 19 राजकीय महाविद्यालय है तीनों विधाओं के, और 86 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इन सब का एफिलिएशन जो जिस पार्ट में है, उस वहाँ की जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उनसे एफिलिएशन हुआ करता था। एक अजीब बात थी कि हमारे मेडिकल की यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन जो सोशल यूनिवर्सिटीज हैं उनसे हुआ करता था, तो हम उनके सत्र से, उनके उससे प्रभावित होते थे। सौभाग्य की बात है कि गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय करीब 52.27 एकड़ जमीन पे गोरखपुर में, जिसका कि माननीय राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा उद्घाटन हो चुका है 21 में। काम बहुत तेजी से चल रहा है, हमारा प्रशासनिक भवन बनने की तरफ अग्रसर है। तो हमारा लक्ष्य ये था कि विश्वविद्यालय की प्रशासनिक इकाई जो ही हमारी तैयार होगी, हम सारे कॉलेज, 105 कॉलेजों का एफिलिएशन करेंगे। उसकी फीस निर्धारित होनी थी, वो भी हमारे एक जो कमेटी है उसने निर्धारित कर दिया। उसके बाद एफिलिएशन का काम पिछले 2 दिन पूर्व आज से लास्ट डेट थी, तो 105 विद्यालय हमारे गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड हो गए। अब उनके हिसाब से उनकी पढ़ाई, परीक्षा, सारी चीज़ें अब उनके द्वारा संचालित की जाएंगी। तीसरा जो हमारा मुख्य लक्ष्य था वो था औषधि पौधों की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जैसे अभी हमारे पास उत्तर प्रदेश में मात्र देश में जो 6 लाख से ज़्यादा, 6,78,000 से ज़्यादा वर्ग मील जमीन उस देश में वन भूमि है। उत्तर प्रदेश के हिस्से मात्र 16,000 लाख जो वर्ग फीट जमीन है, वर्ग मील वो जमीन है। तो हमारा जो सबसे ज्यादा औषधि पौधे या जड़ी बूटियों का संग्रहण होता था वन भूमि के द्वारा, लेकिन अब चूंकि वन हमारे संकुचित हो रहे थे आबादी बढ़ने की वजह से, तो वो चीजें, हमारी जड़ी बूटियां प्रभावित हो रही थी। तो अब ये निर्णय हुआ है कि किसानों के द्वारा 2.38 करोड़ परिवार है उत्तर प्रदेश में जो किसानी से जुड़े हुए हैं, उन सबको प्रोत्साहित करना। और उसके लिए हम सब ने भारत सरकार से इसके लिए एक नीति बनाने के लिए अपनी तरफ से जड़ी बूटियों के संग्रहण के लिए, औषधि पौधों के मूल्य के लिए, संवर्धन के लिए एक समिति बना के हम लोगों ने रिपोर्ट अपनी भेजा है भारत सरकार को, जिससे कि उनकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले किसानों के औषधि चीज़ों का मूल्य, उनको बाजार मूल्य अच्छा मिले, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। तो इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। करीब 134 प्रकार के हमारे औषधि पौधे हैं जो हमारे जीवन में इर्द गिर्द हमारे वातावरण में, जिनको हम अब वो उनकी फार्मिंग करा के, तो जो कमी आ रही है वन के द्वारा हमारी आपूर्ति प्रभावित हुई। उसका कारण ये है कि 2014-15 में हमारी इन जड़ी बूटियों का कारोबार मात्र 5 लाख टन था। वर्तमान में 2021-22 में 100 लाख मैट्रिक टन हमको जरूरत पड़ने लगी हमारे निर्यात में। तो निश्चित ही आवश्यकता, आप इसको कह सकते हैं कि कितने गुना बढ़ी है, ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है। हमारी हल्दी का कारोबार जो
कुछ करोड़ रुपए का हुआ करता था। हल्दी का निर्यात पिछले दिनों 14,200 करोड़ रुपए की सिर्फ और सिर्फ हल्दी हमने दुनिया को निर्यात किया है। तो जड़ी बूटियों के कारोबार में जो अचानक ये परिवर्तन आया है, उछाल आया है, तो उसके चलते हमको जब तक हम फार्मिंग नहीं कराएंगे, इसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 चीजें हमारी प्रायोरिटी थी, प्रमुखता थी 100 दिन की, जिसको कि हमने प्राप्त कर लिया है। नहीं, देश की बात, अब बढ़ावा तो हम सबको, फार्मिंग की बात हमने एक छोटा सा उदाहरण आपको बताया कि हल्दी जो है, मसालों का कारोबार तो सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में है, चाहे वो काली मिर्च हो, चाहे दाल आपके इलायची हो, सारों मैक्सिमम चीजें तो वहाँ है, इसलिए कि मसाले के उत्पादन के लिए वहाँ की परिस्थितियाँ ज्यादा। लेकिन हम जो औषधि पौधों की बात कह रहे हैं, उनके लिए हमारे यहाँ 9 क्लाइमेटिक जोन है, हमारे जो एग्रीकल्चरल लैंड है हमारे पास, तो उस तरह से 9 क्लाइमेटिक जोन हमने निर्धारित किए हैं, जहां हम अलग अलग प्रवृत्ति के पौधों को बढ़ावा देंगे। हमने कहा आपसे कि हम इस दिशा में अभी हम लोगों ने शुरुआत किया है। हम हर चीज को अलग अलग तरीके से इस बात की जांच कर रहे हैं कि हम कितना पैदा करते थे और उसी को बढ़ावा देने की बात थी। हल्दी तो हमारे आप सबके घरों के जो दरवाजे पे हम छोटे मोटे लोग धनिया और लहसुन के साथ साथ सबके दरवाजे पे कभी हल्दी बोई जाती थी। निश्चित ही इसको जब फार्मिंग के तरीके से करेंगे तो वो बड़ा व्यापार की नीयत से उसको बढ़ावा देंगे। खेती करने की नहीं, गंगा के किनारे 500 मीटर तक दोनों किनारे को ये मान के चला गया औषधि पौधों को प्लांटेशन करेंगे, फिर उससे जुड़े जो उधर के करीब किसान हैं उनको इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। उसकी शुरुआत भी हो गई हमको लगता है कानपुर इलाके से। तो इस तरह से गंगा के दोनों किनारे हमारे लिए बहुत मुफीद होंगे। जी जी देखिए, जिनका जितना उत्पादन है उसके मुताबिक उनका जो लक्ष्य है, हमको इसके बारे में आइडिया नहीं है कि उनका कितना कोटा है, लेकिन सोना और चांदी ये दोनों हमारी जो कीमती धातुएं हैं, इनके लिए कैसे जैसे च्यवनप्राश है, कुछ उनके तमाम उत्पाद ऐसे हैं जिनमें वो उपयोग करते हैं, लेकिन हम आपको एग्जैक्ट, हमारे अधिकारी लोग बैठे हैं, अगर उनको आइडिया हो तो बता दें। इसके लिए पहले था, निर्धारित था, लेकिन इसमें जो है ऐसा कुछ नहीं है। जो पुरानी कंपनियां हैं तो अगर उन्होंने अपने स्तर से लाइसेंस लिए हैं तो हम लोगों को जानकारी नहीं उसकी। देखिए, नौ अस्पताल हमारे अभी तक हमने आपको बताया कि 19 राजकीय महाविद्यालय है, जिसमें 8 आयुर्वेद के, 2 यूनानी के, 9 होम्योपैथ के अब तक थे। अब इसके बाद सरकार ने ये, जब से आयुष का मंत्रालय उत्तर प्रदेश में बना है 2017 से और केंद्र में 9 नवंबर 2014 से, ये अभी तक चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत ये दोनों चीजें हुआ करती थी केंद्र में और उत्तर प्रदेश में। तो अलग से मंत्रालय बनने के बाद हमारे पास कुल 2110 छोटे अस्पताल थे आयुर्वेद के, 254 होम्योपैथ के अस्पताल थे और 1584 अस्पताल हमारे होम्योपैथ के, जो अलग अलग तीनों विधाओं के अस्पताल अलग बना करते थे। जब से आयुष का मंत्रालय बना
अब हम लोगों ने एकीकृत अस्पताल बनाना शुरू किया है, तीनों विधाओं को एक ही अस्पताल परिसर में, जिसमें 50 शैय्या के 9 अस्पताल हमारे बन चुके हैं, 11 जिनको कि हम लोगों ने शुरू कर दिया है पिछले दिनों। 11 अस्पताल हमारे निर्माणाधीन है, जिनको कि 6 महीने बाद हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारे वो, अब हम एकीकृत अस्पताल बना रहे हैं जहाँ की तीनों विधाओं के डॉक्टर, योगा, उनकी दवाएं। तो अब किसी व्यक्ति को अगर किसी रोग के लिए स्पेशलाइज्ड, जैसे वो पंचकर्म कराना चाहता है, क्षार सूत्र विधि से इलाज कराना चाहता है, गठिया के लिए, तो वो निश्चित ही आयुर्वेद की तरफ जाएगा। लेकिन वहीं अगर कोई डॉक्टर ये महसूस करता है कि किसी को गिल्टी है, किसी को ऐसी चीजें हैं जिनका इलाज हमारे होम्योपैथ में अच्छा है, तो निश्चित ही उसी अस्पताल परिसर में उसको वो डॉक्टर इलाज करेगा। तो उसको भटकना नहीं है किसी को। अब एक ही अस्पताल के परिसर में तीनों विधाओं के डॉक्टर और उनकी दवाएं योगा के साथ। देखिए, भारत सरकार के एक प्रतिष्ठान से पूरे उत्तर प्रदेश की दवाएं एक ही प्रतिष्ठान की आती हैं और वो भारत सरकार से का प्रतिष्ठान है। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि दवाओं की हमारे पास कोई कमी नहीं है। मानक की बात जहां तक किया, अब हमारे पास दवाओं की जांच के लिए हिंदुस्तान की किसी प्रदेश के पास, अभी हम आएंगे फूड सैंपलिंग पे तो आपको बताएंगे कि हमारे पास बहुत उच्चीकृत जांच की लेबोरेटरीज बन चुकी है, जहां की अभी तक हम बहुत दवाओं में मिलावट के बहुत सारी चीज़ों को नहीं जान पाते थे। पेस्टिसाइड्स के लिए, हम हैवी मेटल्स के लिए, एंटीबायोटिक के लिए और ऑर्गेनिक फूड्स के लिए हमारे ऊपर जो आरोप लगते थे कि हम जांच नहीं करते हैं, बहुत टाइम टेकिंग है, तो हमारी 2 लेबोरेटरी जैसे लखनऊ में, अब हमने प्रदेश के सारे मंडल मुख्यालयों पे ये लक्ष्य निर्धारित किया कि हमारी लेबोरेटरीज रहेंगी जहां हम इन सारी चीजों की जांच कर पाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 3 मंडल हमारे ऐसे हैं जहां हम अभी तक सचल खाद्य साधन उपलब्ध नहीं करा पाए। इसके अलावा हमारे 15 मंडलों में, जिसमें 7 हम लोगों ने अभी शुरू किया है, सचल वाहनों के द्वारा हम खाद्य की लेबोरेटरीज जिलेवार भेज रहे हैं, मंडल वाइज। कुल इसके पहले 8 हमारे पास थे 8 मंडलों में, 7 हम लोगों ने 100 दिन के लक्ष्य में शुरू किया है। अब हमने 15 जिले कर लिए हैं, 3 हमारे मंडल बाकी हैं, उनको भी हम आगे अगले समय में कर लेंगे पूरा। दूसरी चीज है, झांसी और गोंडा मंडल में क्षेत्रीय खाद्य प्रयोगशाला हमने शुरू कर लिया, निर्माण का कार्य शुरू कर लिया। मेरठ और बनारस में क्षेत्रीय खाद्य प्रयोगशाला में स्पेशली हमने अभी आपसे जिक्र किया कि हाई एंड इक्विपमेंट, जिसके द्वारा ये वो एडवांस मशीनें हैं जो दुनिया के बहुत, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके पास अभी तक इन मशीनों का अभाव था, हम लोगों ने मेरठ और बनारस में शुरू कर लिया है। हाई एंड इक्विपमेंट का मतलब कि बहुत एडवांस मशीनें हैं जिनके द्वारा हमने आपसे जिक्र किया कि हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड, रेसिड्यू, कार्बनिक फूड के बारे में और एंटीबायोटिक्स की, इन सब की जांच, औषधि, खाद्य पदार्थ और जो दवाएं हैं जिनके लिए कंप्लेन होती थी, इन सब की जांच हम उसमें कर पाएंगे। तो मिलावट के लिए अब मुझको नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में, अब वो किसी फॉर्म में होगी, हम उसका टेस्ट कर पाएंगे और उसमें मिलावट को पकड़ पाएंगे। तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के इस विषय में सबसे अग्रणी राज्य है जिसके पास इतनी एडवांस मशीनें और लैब है। जी सर, प्लीज मेरी बात सुनिए। अस्पताल में जितनी दवाएं हम देते हैं वो तो फ्री है। अभी खाद्य सुरक्षा का चल रहा है, इसको खत्म होने दें।
देखिए, हमने आपसे बताया कि करीब 4000 अस्पताल हमारे छोटे अस्पताल हैं। हमने आपसे बताया कि 19 हमारे राजकीय अस्पताल हैं, जिनके जो कॉलेज भी हैं और इनके साथ पैरेलल हमारे अस्पताल भी चलते हैं। सारी बचने वाली दवाएं निःशुल्क हैं। अब बाजार की दवाओं के लिए आपने कहा कि बहुत महंगी है, तो हमको इस बात की जानकारी करना पड़ेगा कि आखिर में डिफरेंस क्या है। जी, चलिए, खाद्य की बात हो रही थी। मेरठ, गोरखपुर, आगरा में औषधि नमूनों का विश्लेषण करने के लिए हमने लैब शुरू कर लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमने ईट टू राइट के अंतर्गत 100 ऐसे आवासीय परिसरों का चयन किया। विद्यालय है, महत्वपूर्ण संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, जिनमें कि हम जो आप कह सकते हैं कि हॉस्टल्स, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के ऐसे 100 परिसर का ईट टू राइट योजना के अंतर्गत हमने चयन किया कि जो बच्चों के खाने हैं उनकी क्वालिटी, उनके जो किचन है, उनके जो मेकिंग किचन है, उन सबको हम लोगों ने एक बहुत स्टैंडर्ड के लिए भारत सरकार का जो खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण है उसके तहत उनसे गवर्न होती हैं ये चीजें। तो उनके मानक के तहत हम लोगों ने 100 ऐसे आवासीय परिसरों का चयन किया जिसमें विद्यालय और इंस्टीट्यूशन है। प्रसाद वितरण करने वाले ऐसे 75 महत्वपूर्ण मंदिरों का चयन किया गया है। भोग एक शब्द है, भोग जो प्रसाद के रूप में चढ़ के वितरित होता है या लोगों को प्रसाद, जैसे महत्वपूर्ण मंदिर है, जैसे संकट मोचन मंदिर को आप कहते हैं कि वहाँ का प्रसाद, हम आप बालाजी, तिरुपति बालाजी जाते हैं तो वहाँ का प्रसाद हर व्यक्ति खरीदना चाहता है। महावीर मंदिर है पटना में, अगर आप सबने दर्शन किया होगा तो हम आप लालयित रहते हैं। ऐसे 75 महत्वपूर्ण मंदिरों का चयन किया गया जिनसे कि प्रसाद वितरित होता है। तो उनके प्रसाद की क्वालिटी को भी चेक करने के लिए हम लोगों ने शुरू किया है। 2000 हमने ऐसे हाइजीन रेटिंग के रेस्टोरेंट और स्वीट मिठाई की जो दुकानें हैं उनका चयन किया है कि वो हमारे मानक के अनुरूप उनके रेस्टोरेंट चलते हैं कि नहीं, उनके खाद्य पदार्थ, मिठाई की दुकानों में उनके छेना, खोआ, पनीर, जो इन तरह की चीजें हैं वो हमारे मानक के अनुरूप। तो इस तरह से 2000 ऐसी संस्थाओं को, ऐसी दुकानों को, रेस्टोरेंट को हमने वो मानक के तहत रजिस्टर्ड किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभी तक लाइसेंसिंग सिस्टम जो हमारा था वो ऑफलाइन था दवाओं के लिए, अब उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। सबसे आखिरी महत्वपूर्ण काम जो था कि खाद्य लाइसेंस से आधारित आच्छादित 1 लाख प्रतिष्ठान निर्धारित थे इन 100 दिनों के लक्ष्य में, जिनमें हमने 91% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। कुछ ऐसे प्रतिष्ठान हमारे बाकी हैं। और खाद्य पंजीकरण, इसके लिए पैमाना हमारा यह है कि जिनका कारोबार, जिस भी खाद्य प्रतिष्ठान का कारोबार 12 लाख रुपए से ज्यादा का टर्नओवर है, उनको हम लाइसेंस के तहत जोड़ते हैं। और खाद्य का जो रजिस्ट्रेशन है उसका लक्ष्य था 6 लाख लोगों को जोड़ना, उस लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया है। तो 12 लाख से नीचे का जिनका टर्नओवर है उन लोगों के लक्ष्य को हमने लाइसेंस के अलावा पंजीकरण करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इस तरह से ये हमारे 100 दिन के टारगेट में खाद्य। सर, एक आदमी प्रश्न करेंगे तो जवाब देने में हमको जी। कहाँ के लिए? जी, एक भी अध्याचन नियुक्तियां चूंकि लोक सेवा आयोग के द्वारा होती हैं हमारे यहाँ डॉक्टरों की, तो हम विभाग, किसी विभाग में कोई भी अध्याचन बाकी नहीं। पद रिक्ति का हमने उनको मैसेज कर दिया है, नियुक्ति करने का अधिकार उनको है और उसमें हमारा किसी तरह का दखल नहीं होता। वो जो भी पद उनके पास है वो नियुक्ति करके हमारे पास भेजते रहते हैं।
ऐसा नहीं है। राजधानी में सबसे ज्यादा 75 जिला में सारा प्रशासन लखनऊ में बैठा है, लखनऊ में सबसे ज्यादा। इसके बारे में सर मैं बताऊं, हमारे यहाँ जो इन्फोर्समेंट सैंपल्स लिए जाते हैं, जिसकी आप बता रहे हैं कि छापा मारा जाता है और जांच की जाती है, उसका हमारा एक लक्ष्य होता है जो संबंधित लोग जाके उसको लेते हैं। हम ये भी उसमें चेक करते हैं कि जो इन्फोर्समेंट सैंपल हमारा गया, उसके बाद जब उसकी टेस्टिंग हुई तो उसमें से कितने प्रतिशत सैंपल फेल हुए। उसके आधार पर हम ये मानते हैं कि इन्होंने जो छापे मारे हैं वो सही मारे हैं, क्योंकि हमारा दायित्व ये है कि जहाँ पे गड़बड़ी हो रही है हम वहाँ पे छापे मारे। तो हमारे कई जनपदों में और कई जगहों पे हम प्रतिशत के आधार पे उसका आकलन करते हैं। जिस अधिकारी और जिस डिस्ट्रिक्ट में इन्फोर्समेंट सैंपल सपोज उन्होंने 100 जगह छापा मारा और 100 जगह से 80% उनके नमूने फेल हुए, इसका अर्थ है कि उन्होंने सही जगह पर छापा मारा, सही जगह पर नमूने एकत्रित किए और उनके ऊपर पेनल्टीज लगी। हमारे सारे केसेस जो होते हैं उन सब में एडीएम कोर्ट्स के अंदर वो दायर किए जाते हैं और सीजेएम कोर्ट में दायर किए जाते हैं, जहां से उनको सजा होती है और पेनल्टीज लगती हैं। यस, हमने पिछले वित्तीय वर्ष में 29 करोड़ रुपए जो है वो पेनल्टीज लगी थी, जिनको हमने वसूला। और जो जिलाधिकारी के यहाँ जो आरसीज निर्गत होती हैं उसके माध्यम से वो वसूली होती है। इसमें उनको ज़्यादातर तो व्यापारी जो है वो कोर्ट्स में ही दाखिल कर देते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं उनकी आरसी हम जारी करके और उनकी वसूली कराते हैं। हमारे औषधि के नमूनों में और जो फेक पाए गए या स्पूरियस ड्रग्स पाई गई या रेमडेसिविर के इंजेक्शंस गड़बड़ पाए गए, उन सब में गिरफ्तारियां हुई हैं और उन सब में उनके विरुद्ध मुकदमे जो हैं वो दर्ज हुए हैं, और बहुत हेवी पेनल्टीज जो है कोर्ट्स आजकल लगा रही हैं। और हमारा समन्वय जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसके जिलाधिकारी अध्यक्ष हैं, उसमें सभी लोग मेंबर्स होते हैं, पुलिस के अधिकारी भी उसमें होते हैं। हमने एसटीएफ के साथ भी काम करके हमने कई जगहों पर छापे मारे और वहाँ पर हमने कार्रवाई की। हाँ जी, वो कर सकते हैं। उसकी हमारा एक फ़ी लगती है, उस फ़ी के आधार पे हमारे पास आते हैं नमूने जांच के लिए। जैसे किसी ने कोई दवाई खरीदी और वो जानना चाहते हैं कि इसमें स्टेरॉइड तो नहीं भरा हुआ है, तो हमारे पास आते हैं नमूने, हम जांच उनकी करते हैं। मिड डे मील की भी हम जांच करते हैं। रेलवेज़ वाले भी हमारे पास नमूने भेजते हैं, जो रेलवेज़ में खाना सर्व होता है उसकी भी हम जाँच करते हैं। राशन की दुकानों की भी डिपार्टमेंट्स हमें भेजते हैं। अभी जो है पतंजलि के बलुआ तेल के बारे में राजस्थान से जब गाड़ी से जो पतंजलि को सप्लाई करती है उसकी जांच में वो फेल हो गया था, और अपने यहाँ जो है इतनी जो है संकेत किए गए बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, सब बाहर से लाते हैं और अमानक सब वहाँ फेल हो गया था। ये कई बार दिक्कत आती है इसमें। जैसे उत्तराखंड में भी सर नमूने जो हैं वो किसी पर्टिकुलर दवाई के या किसी पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ के जैसे उत्तर प्रदेश में फेल हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड में पास हो गया है उनकी लैब में। तो ऐसे मामलों में हम रेफरल लैब को भेजते हैं। रेफरल लैब हमारी कैलकाटा है, कैलकाटा से फिर उस नमूने की जांच होती है, वो फाइनल उसको मानते हैं। इसमें व्यापारी को भी मौका मिलता है, अगर वो हमारी जांच से शुद्ध है तो उसके पास टाइम होता है। हमारे पास एक सैंपल के 3 हम लेते हैं, तो अगर वो शुद्ध है कि हमारी जांच से संतुष्ट नहीं है तो रेफरल लैब में भेज के वो जांच करवा सकते हैं।
लखनऊ का अभी आपके पास है? हाँ कुल मिला के विभाग का ये प्रयास है कि इन चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके कंट्रोल किया जाए। मानवता भी इसके लिए या इंसानियत ऐसा करने वाले लोग भी इसके लिए बहुत बड़े दोषी हैं, जिन लोगों ने कसम खा के रखा है कि वो मिलावट करेंगे ही। विभाग, आपको पता है कि इन लोगों के पास फोर्स तक नहीं मिलती है। जब ये रेड करने जाते हैं तो क्षेत्र के लोग संगठित होकर इनको भगाने का काम करते हैं। संकट समाज से भी है। देखिए, हम ही आप में से तमाम लोग ऐसे हैं जो उनके साथ खड़े हो जाते हैं और इनको फिर बैकफुट पे होना पड़ता, वापस आना पड़ता है। देखिए, हम सब लोगों ने ये चिन्हित कर लिया है कि किन चीजों का, जैसे आपने खाद्य तेल के बारे में कहा, दूध के जितने प्रोडक्ट हैं ये सब हमारी प्रायोरिटी में है। दवाओं की बात जहां तक हुई, 100 दिन हमारा कुछ नहीं है। हमारा लक्ष्य तो पिछले अगला 5 साल है। 5 साल, 100 दिन, 6 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, इस तरह से हमने बांटा है। हम एक हर बार आपसे मिलेंगे और अपनी जो हमने जो अचीवमेंट हमारी हम आपको बताएंगे। 76 जरा सुन लीजिएगा, रेट्स कितनी पड़ी हैं आप जानना चाहते थे। 96 जगह पे, आप लखनऊ की पूछ रहे थे, 96 जगह पर इन्होंने निरीक्षण किए और वहां से 76 नमूने एकत्रित किए। उन नमूनों के जो रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं उसमें 59 जो है वो सब स्टैंडर्ड थे और मिथ्या छाप थे 37, असुरक्षित 4 थे, अनसेफ 4 थे। I won't be able to give you that name immediately, but you can meet me in my office and you can get it. लखनऊ का पूछा था। ड्रग्स में भी सर 1 अप्रैल से 30 जून तक करीब 2,14,04,000 की औषधियों का सीजर किया गया है और छापे वगैरह जो मारे गए हैं सर, उसकी हमारे पास टोटल फिगर है। इसमें जितने भी छापे मारे गए थे 349 मारे गए थे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे प्रदेश में। और इसमें जो हमारे अधोमानक पाए गए थे सब स्टैंडर्ड ड्रग्स में, वो 85 थे। नकली जो नमूने थे वो 40 थे। इसमें हमने 108 केसेस जो हैं वो फाइल किए हैं कोर्ट्स में। जी, निश्चित जो कमियां हैं उसी को दूर करने का सतत प्रयास है। और ये अनवरत रूप से, हमने आपसे बताया ना कि एक लैब हुआ करती थी जिसमें हम बहुत सीमित चीजों की जांच कर पाए थे। आज हमारे पास बहुत एडवांस लैब है। हम निश्चित आगे बढ़ रहे हैं। हमने आपसे कहा कि आपने 100 दिन के लिए हम बैठे हैं। हम अगले 6 महीना के लिए जब आपसे